इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। मतलब जरा सोचिए, सेना में लड़ने के लिए जिन लोगों को गुलाम बनाकर खरीदा गया हो, वो एक दिन एक इतने विशाल साम्राज्य के सर्वे सर्वा बन जाएं, है ना? बिल्कुल अकल्पनीय। आज हम और आप इसी कमाल की यात्रा पर बात करने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत और उसका वो मशहूर गुलाम वंश। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? मोहम्मद गौरी के आक्रमण से शुरुआत करेंगे, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य, इल्तुतमिश का फैला हुआ साम्राज्य, रजिया सुल्तान की ऐतिहासिक बगावत और अंत में बलबन की रूह कपा देने वाली नीतियां। वैसे इसे आप इस साम्राज्य का फैमिली ट्री कह सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो यह कोई आम परिवार नहीं था। यहां सत्ता खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि वफादारी और तलवार के दम पर आगे बढ़ी। चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, मोहम्मद गौरी और भारत पर उसका आक्रमण। इसे आप किसी क्रिकेट मैच के स्कोर कार्ड की तरह देखिए। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जहां पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया। कोई और होता तो शायद लौट कर नहीं आता, राइट? लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। ठीक अगले ही साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में वो पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा और इस बार जीत उसकी हुई। और फिर 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराकर उसने भारत में अपनी जड़ें हमेशा के लिए पक्की कर ली। अब यहां आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार एक गुलाम राजा कैसे बन सकता है? इसका सीधा सा जवाब छुपा है एक फारसी शब्द में, बंदगी। देखिए, ये कोई आम गुलाम नहीं थे। इन्हें खास तौर पर मिलिट्री सर्विस यानी सैन्य सेवाओं के लिए ही खरीदा जाता था। गौरी जब वापस गजनी लौटा तो अपने जीते हुए इलाकों की कमान इन्हीं बेहद वफादार बंदगी यानी गुलाम जनरलों के हाथों में सौंप गया। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका निर्माण काल। 1206 में गौरी की हत्या हो गई। इसके बाद उसके इसी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया और अपना राज्याभिषेक करवा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इतना उदार था कि उसे लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श का टाइटल मिल गया था। उसने कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी शानदार मस्जिदें बनवाई। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। उसी के एक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने हमारी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया था। दिल्ली के कुतुब मीनार को तो आप सब जानते ही हैं, है ना? लेकिन ये किसी एक राजा का प्रोजेक्ट नहीं था। 1199 में ऐबक ने सिर्फ इसकी नींव रखी थी। फिर 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने इसके ऊपर की मंजिलें जोड़ी और बहुत सालों बाद जब इस पर बिजली गिरी तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई। और सबसे गजब की बात तो यह है कि तुगलक की मरम्मत के बाद इसमें 2 नई मंजिलें और जुड़ गईं। मतलब इसकी कुल ऊंचाई पूरे 234 फीट हो गई। 234 फीट। जरा सोचिए, उस दौर की तकनीक और संसाधनों के हिसाब से यह कितना बड़ा आर्किटेक्चरल चमत्कार रहा होगा। पर ऐबक का अंत बड़ा ही अजीब और कहूं तो नाटकीय रहा। 1210 ईस्वी में चौगान यानी आज का जो पोलो गेम होता है ना, वो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। मतलब सोचो, जो इंसान बड़े बड़े युद्धों के मैदान में अजेय रहा, वो एक खेल के मैदान में एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हो गया। किस्मत भी कैसी कैसी विडंबनाएं दिखाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, इल्तुतमिश का साम्राज्य और दिल्ली का उदय। ऐबक के बाद 1211 में सत्ता इल्तुतमिश के हाथों में आई। अगर आप मुझसे पूछें तो असली एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस यही था। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, जिससे इस साम्राज्य को एक असली सेंटर मिला। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, एकता प्रणाली शुरू की और सबसे अहम काम, उसने 40 बेहद वफादार और एलीट गुलाम सरदारों का एक ग्रुप बनाया, जिसे तुर्काने चहलगानी कहा गया। और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, कूटनीति में भी उसका कोई जवाब नहीं था। उस वक्त दुनिया के सबसे खूंखार मंगोल नेता चंगेज खां का खौफ हर तरफ था। चंगेज खां से बचकर भाग रहे एक विदेशी राजा ने जब इल्तुतमिश से पनाह मांगी तो उसने बड़ी ही समझदारी और शांति के साथ मना कर दिया। बस इस एक फैसले ने नई नवेली दिल्ली सल्तनत को मंगोलों की बर्बादी से पूरी तरह बचा लिया। इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, रजिया सुल्तान की ऐतिहासिक बगावत। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर तुर्की अमीरों ने काफी बगावत की, लेकिन आखिर में जो फैसला हुआ उसने पूरे इतिहास को चौंका दिया। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान। सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं को सिर्फ पर्दे में रखा जाता था, उसने तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए सत्ता अपने हाथों में ले ली। रजिया ने अपने समय की सारी सामाजिक बेड़ियों को सच में तोड़कर रख दिया था।
उसने पर्दा प्रथा बिल्कुल खत्म कर दी। वो बाकायदा पुरुषों की तरह चोगा और कुला यानी टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह सबके सामने आने लगी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि सत्ता और अथॉरिटी का कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन उसका ये सफर कांटों से भरा था। उसने जब गैर तुर्कों को ऊंचे पदों पर बिठाना शुरू किया तो तुर्की एलीट क्लास बुरी तरह चिढ़ गया। उन्होंने उसे गद्दी से उतार दिया। रजिया ने हार नहीं मानी, बगावत की, लेकिन अफसोस 1240 में डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। एक बेहद साहसी और विजनरी शासक का बहुत ही दुखद अंत। रजिया के बाद जो हुआ वो थोड़ा अजीब है। कुछ समय की खींचतान के बाद नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा, लेकिन सबसे फनी बात यह थी कि ये सुल्तान टोपियां सीकर अपना गुजारा करता था। जी हां, टोपियां सीकर। एक तरफ इतना बड़ा साम्राज्य और सुल्तान बैठकर टोपियां सी रहा है। क्यों? क्योंकि असली ताकत तो पर्दे के पीछे से किसी और के हाथों में थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी और 5वां चैप्टर, बलबन की कठोर नीतियां। वो जो पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड था ना, वो था बलबन, जो खुद कभी इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। 1266 में वो फाइनली गद्दी पर बैठा। अब यहां इतिहास की एक जबरदस्त विडंबना देखिए। इल्तुतमिश ने वो जो 40 सरदारों का तुर्काने चहलगानी बनाया था, जिसका बलबन खुद एक हिस्सा था, सुल्तान बनते ही उसने सबसे पहला काम उसी दल को खत्म करने का किया। सीढ़ी चढ़कर सीढ़ी ही गिरा दी, ताकि सिंहासन के लिए कोई और कॉम्पिटिटर बचे ही नहीं। बलबन ने मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की रक्षा तो की, लेकिन अनुशासन के नाम पर खौफ का माहौल बना दिया। उसने राज दरबार का पूरा कल्चर ही बदल कर रख दिया। फारसी प्रथाएं लागू की, जैसे सिजदा और पैबोज, जहां लोगों को सुल्तान के सामने घुटनों पर झुकना पड़ता था और उसके कदम चूमने पड़ते थे। जरा सोचिए उस वक्त के कोर्ट रूम का वो स्ट्रिक्ट माहौल। बलबन का सीधा सा एक ही उसूल था, लौह एवं रक्त, यानी ब्लड एंड आयरन की नीति। अपने विरोधियों के लिए उसके पास ना तो कोई माफी थी, ना ही रत्ती भर दया। सुल्तान का खौफ पूरे साम्राज्य की रग रग में दौड़ाने का ये उसका सबसे क्रूर और असरदार तरीका था। लेकिन यहां एक बड़ा ही अजीब सा कंट्रास्ट भी है। इतनी भयानक नीतियां अपनाने वाला ये क्रूर इंसान कला और साहित्य का बहुत बड़ा मुरीद था। अमीर खुसरो जैसे महान और प्रसिद्ध फारसी कवि उसी के दरबार की शान बढ़ाते थे। एक तरफ मिलिट्री क्रूरता और दूसरी तरफ इतनी फाइन आर्ट्स। सच कहूं तो बलबन का कैरेक्टर काफी उलझावा सा लगता है। खैर, इतने पावरफुल सुल्तानों, खून खराबे और भव्य इमारतों के निर्माण के बाद इस गुलाम राजवंश का अंत बड़ी ही खामोशी से हो गया। शमशुद्दीन कैमुर्स नाम का एक बहुत ही कमजोर सा अंतिम शासक था और उसी के साथ ये वंश इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सिमट गया। इतनी उथल पुथल वाले साम्राज्य का अंत इतना शांत होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, क्या ये वाकई अविश्वसनीय नहीं है कि जिन गुलामों को सिर्फ लड़ने के लिए खरीदा गया था, उन्हीं बंदगी ने मध्यकालीन भारत के बॉर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन और वास्तुकला की इतनी मजबूत नींव रख दी। गुलामों का सुल्तान बनना सिर्फ सत्ता का कोई आम खेल नहीं था, ये इतिहास की सबसे बड़ी अकल्पनीय सच्चाई थी। इस पूरी जर्नी को समझने के बाद क्या आपका भी इतिहास को देखने का नजरिया नहीं बदला? सोचिए।